तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। पिछले करीब 10 दिनों से, हफ्ता भर से एक ही स्टोरी हर जगह, हर न्यूज़ चैनल पर, हर अखबार में, और उसको लेकर तमाम राजनीति भी हो रही है। कोलकाता के नामचीन आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल और वहाँ की एक 31 साल की ट्रेनी जूनियर डॉक्टर जो सेकेंड ईयर कि वहाँ पे ट्रेनिंग ले रही थी, और उसकी रहस्यमयी मौत और उसके साथ हुई दरिंदगी, और इसकी सच्चाई को लेकर हर एक कोई जानना चाहता है कि यह है क्या। इत्तेफाक से 23 साल पहले इसी कोलकाता के इसी अस्पताल में एक हादसा हुआ था, और आज 23 साल बाद इस एक इंसिडेंट ने उस हादसे को एक बार फिर से जिंदा कर दिया है। वो हादसा इस हादसे से कैसे जुड़ता है, कैसे कोलकाता पुलिस के ऊपर उंगली उठती है, कैसे इस अस्पताल के जो प्रिंसिपल हैं उनके ऊपर उंगली उठाती है, और कैसे कोलकाता के जो अभी पुलिस कमिश्नर हैं उनके ऊपर भी उंगली उठाती है। तो पेश है पूरी कहानी। जिस जगह पर ये आरजे कर हॉस्पिटल है, यहाँ से मुश्किल से 15 मिनट की दूरी पर कोलकाता का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है, और उसका नाम है सोनागाछी। अब आप कहेंगे कि मैं हॉस्पिटल और रेड लाइट एरिया की दूरी क्यों बता रहा हूँ, तो ये कहानी आगे चलकर कहीं ना कहीं उसी रास्ते पर जाने वाली है। तो इस हॉस्पिटल से करीब 15 मिनट की दूरी पर सोनागाछी कोलकाता का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया, और इस हॉस्पिटल के अंदर पढ़ने वाले जो या ट्रेनिंग के लिए या जूनियर डॉक्टर के तौर पर आते हैं, ये चूँकि नामचीन अस्पताल है, बहुत बड़ी तादाद में आते हैं। इस हॉस्पिटल के अंदर जो सिर्फ हॉस्टल हैं, आप उसमें देखिए कितने डॉक्टर रहते हैं। आरजे कर हॉस्पिटल के कैंपस के अंदर जो बॉयज़ के लिए हॉस्टल है, कुल 4 बॉयज़ हॉस्टल हैं इस हॉस्पिटल के। एक सिर्फ हॉस्पिटल के कैंपस के अंदर है, और वो सबसे बड़ा हॉस्टल है। उसके अंदर लगभग 400 जूनियर डॉक्टर रहते हैं, ये रेजिडेंट डॉक्टर जिसको आप कहें, और ये हॉस्पिटल के कैंपस के अंदर है। इसके अलावा 3 बॉयज़ हॉस्टल इस हॉस्पिटल के बाहर हैं, करीब ही हैं, और उनमें जो एवरेज डॉक्टर रहते हैं 100 to 50 के बीच में। तो मतलब कुल मिलाकर अगर आप देखें तो अराउंड 600-700 के आसपास सिर्फ हॉस्टल में डॉक्टर रहते हैं यहाँ पर। इसी हॉस्पिटल में 3 गर्ल्स हॉस्टल हैं, और सिक्योरिटी और सेफ्टी की वजह से ये तीनों गर्ल्स हॉस्टल हॉस्पिटल के जो कैंपस है उसके अंदर है, और ये गर्ल्स वहीं रहती हैं। इनकी तादाद भी अराउंड 300 के आसपास है। इस हॉस्पिटल में भी पूरे बंगाल की तरह पे जो वहाँ की यूनियंस होती हैं, चाहे स्टूडेंट्स यूनियन, डॉक्टरों की यूनियन, बहुत पावरफुल है। और अगर पिछले 20, 25, 30 सालों का इतिहास उठाकर देखेंगे आप, तो इस हॉस्पिटल में ज़्यादातर लेफ्ट पार्टी का दबदबा रहा। मतलब लेफ्ट की ही सरकार थी ममता बनर्जी से पहले, ज्योति बसु जी, उसके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य जी लंबे वक्त तक रहे। तो जिसकी सरकार होती है उसकी स्टूडेंट्स या इस तरह की यूनियन हमेशा पावरफुल होती है। तो यहाँ इस पूरे मामले में अब पॉलिटिक्स भी शामिल हो गई है, लगातार एक दूसरे पर इल्ज़ाम भी लग रहे हैं। और यहीं पे याद आया कि बिहार की एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री थी, बिहार मर्डर मिस्ट्री, शिल्पी गौतम हत्याकांड। एक ऐसा हत्याकांड जिसमें उस वक्त के सीएम और उनकी फैमिली के मेंबर तक के नाम और उनके ऊपर शक की उंगलियां गई थी। शिल्पी गौतम हत्याकांड बिहार मर्डर मिस्ट्री कुकू एफएम के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, और ये पूरी कहानी डिटेल में आप वहाँ सुन सकते हैं। अब तक बहुत से लोग कुकू एफएम पर अपने पसंदीदा ऑडियो शो सुन चुके हैं और बहुत सारी नॉलेज गेन भी की, लेकिन अगर आपने अब तक कुकू एफएम के ऑडियो शोज़ नहीं सुना तो आपके लिए एक शानदार खबर है। आज मैं आपके लिए ख़ास ऑफ़र लेकर आया हूँ, 30 डेज़ फ्री ट्रायल। ये ऑफ़र आपके लिए एकदम मुफ्त। आपको बस कूपन कोड का इस्तेमाल करना है, और ये कूपन कोड है CMTK30। हम सभी स्क्रीन पर समय बर्बाद करते हैं और बाद में पछताते हैं, इसे हम डूम स्क्रॉलिंग कहते हैं। इसके बजाय कुकू एफएम का 30 दिन का फ्री ट्रायल आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। इस दौरान आप अपने करियर, फाइनेंशियल गाइडेंस, नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस 30 डेज फ्री ट्रायल में आप कुकू एफएम के 5000 प्लस शोज़ में से किसी भी शो को सुन सकते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो बिना देर किए अभी कुकू एफएम को डाउनलोड करें और कूपन कोड CMTK30 का इस्तेमाल करके
इस ऑफ़र को अवेल करें। अपने दोस्तों और परिवारों को भी शानदार ऑफ़र के बारे में ज़रूर बताएं। याद रखें, आफ्टर 30 डेज सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। पिछले कुछ सालों से इस आरजेकर हॉस्पिटल में इलेक्शन नहीं हुआ डॉक्टर्स को, और लेकिन जो दबदबा है, चूँकि वहाँ पे टीएमसी की हुकूमत है, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी इसकी नेता, मुख्यमंत्री भी हैं, तो इस हॉस्पिटल में उन्हीं का दबदबा है। मतलब टीएमसी के स्टूडेंट्स विंग से जो लोग जुड़े हुए हैं, समझिए बहुत पावरफुल और ताकतवर हैं, और इस वक्त उन्हीं का दबदबा इस अस्पताल में है। तो ये तो रही इस अस्पताल की बात। अब इस जूनियर डॉक्टर की मौत को लेके जो मेडिकल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट उस दिन आई, मैंने आपको बताया था, हालांकि उसमें कई लोगों ने टोका भी मुझे, सॉरी। वो 151 ग्राम बार बार बोल रहा था, वो असल में एमजी है, मिलीग्राम, क्योंकि लिक्विड को हमेशा आप मिलीग्राम के हिसाब से नापते हैं, ना कि ग्राम के हिसाब से। थैंक यू सो मच। तो 151 मिलीग्राम लिक्विड वाइट सीमेन की बात हो रही थी, क्वांटिटी बताया जा रहा था, और उसमें यह था कि मेडिकल एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये रेप नहीं, गैंग रेप है। और उसका जिस तरीके से ये मामला सीबीआई को दिया गया, हॉस्पिटल में तोड़ फोड़, सेमिनार रूम के पास से सबूतों के साथ छेड़छाड़ के इल्ज़ाम, तो उन सारी चीज़ों ने शक सवाल पैदा किए थे। और इन सारे शक सवाल के बीच में इससे भी कहीं एक पुराना केस था, जो लोगों को याद आ गया कि इस बार कहीं वही हशर न हो, एक बड़े रैकेट को छुपाने के लिए। ये केस था 25 अगस्त 2001 का, 25 अगस्त 2001। इत्तफाक देखिए कि उस वक्त भी अगस्त का महीना था, इस बार भी जूनियर डॉक्टर की जो मौत थी 4 अगस्त था शायद। 25 अगस्त 2001 एक स्टूडेंट इसी हॉस्पिटल के ललित मेमोरियल हॉस्टल में रहता था, जो कैंपस के बाहर था। जो 3 हॉस्टल मैंने बॉयज़ बताए, उनमें से एक हॉस्टल, और उसी में वो रहा करता था। फर्स्ट फ्लोर पे उसका कमरा था। नाम सौमित्र विश्वास। सौमित्र विश्वास 4th ईयर का स्टूडेंट था इसी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में। 25 अगस्त 2001 को इसी ललित मेमोरियल हॉस्टल के उसके रूम में सीलिंग फैन के साथ उसकी लाश पंखे से झूलती हुई मिली। गले में एक नायलॉन की रस्सी थी, लेकिन जो रस्सी थी, पहला शक उसी ने उठाया था, वो ये कि उस रस्सी की साइज़ बड़ी छोटी थी। मतलब आदमी कई बार सुसाइड में, मैंने कई बार बताया आपको, पैर चाहे बेड से टच कर रहा हो, चेयर पे हो, आप बैठे हो, आप लेटे हो, तो भी सुसाइड किया जा सकता है। लेकिन यहाँ इसलिए यह सवाल उठा था कि जो नेक पे रस्सी का फंदा था और जो पंखे पे वो फंदा था, वो इतना छोटा था कि एक अकेला आदमी जो खुद मरने जा रहा हो, वो इतनी छोटी रस्सी को पहले अपने गले में डाल ले और फिर पंखे पे लगाए, वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि गैप कम था उसके गले से लेकर, गर्दन से लेकर उस फैन के बीच में, और उस नायलॉन की रस्सी को, वो हिस्सा छोटा था। तो बड़ा मुश्किल काम था कि इतनी छोटी रस्सी के साथ आप कशमकश करके दोनों जगह गांठ लगाएं। आप कोई भी चीज़ बांधते हैं, अगर रस्सी छोटी होती तो नहीं बनती है, वही था। तो जो भी चश्मदीद थे, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये कैसी खुदकुशी है। खैर, उसके बाद मामला कोलकाता पुलिस को सौंपा गया, और कोलकाता पुलिस ने उसकी जांच की, और कोलकाता पुलिस ने कुछ ही दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट दी और कहा कोई फॉल प्ले नहीं है, डॉक्टर सौमित्र विश्वास ने खुदकुशी की है। ये कहकर क्लोजर रिपोर्ट लगा दी कोलकाता पुलिस ने। अब जो सौमित्र विश्वास के माँ बाप थे, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं। वो बार बार वेस्ट बंगाल की सरकार के पास पहुँचे, कमिश्नर के पास पहुँचे कि मेरे बेटे ने खुदकुशी नहीं की है, बल्कि एक मर्डर है, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रैकेट है, और वो रैकेट है पोर्नोग्राफी का रैकेट, अश्लील फिल्मों का धंधा, जिसके साथ ही आरजेकर हॉस्पिटल जुड़ा हुआ है। बाकायदा उनकी माँ ने ये एलिगेशन 2001 में लगाया था, आज से 23 साल पहले। लेकिन किसी ने सुना नहीं। कोलकाता पुलिस ने कहा हमने जांच कर ली, इसमें कोई ऐसा है ही नहीं, मामला एकदम सपाट है, आपके बेटे ने खुदकुशी की है, इसलिए कोई जांच आगे जारी करने का मतलब नहीं है। पेरेंट्स हारे नहीं, वो पहुंच गए सीधे कोलकाता हाई कोर्ट, और उन्होंने कोलकाता हाई कोर्ट में एक अर्जी लगाई और दलील दी कि कोलकाता पुलिस ने हमारे बेटे की मौत की जांच ढंग से नहीं की है, और कुछ लोगों को बचाया जा रहा है, और एक बड़ा रैकेट है जिसको छुपाया जा रहा है, और मेरा बेटा उसी की भेंट चढ़ गया। तो इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए, सेम अभी जो सीबीआई को सौंपी गई। कोलकाता हाईकोर्ट ने उनकी अर्जी सुनी।
अर्जी सुनने के बाद हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया। उन्होंने कहा कि सीबीआई को तो नहीं, लेकिन हम सीआईडी को कोलकाता की ये केस सौंपते हैं और कोलकाता सीआईडी इस मामले की जांच करेगी। अब मामला सीआईडी को सौंपा गया। करीब 3 साल हो गए थे, 2001 की बात है, ये 2003-4 की बात आ गई। अब इतने वक्त भी बीते थे, सबूत तो सारी चीज़ों के साथ खिलवाड़ भी हुई, लेकिन फिर भी कोलकाता सीआईडी ने बड़ी ईमानदारी से अपनी जांच शुरू की। हॉस्पिटल के स्टाफ, बाकी लोगों से पूछताछ की, स्टूडेंट्स यूनियन से पूछताछ की। तो वो यूनियन जो उसमें बहुत सारे वहाँ पे एसएफआई, जैसे मैंने बताया, सारे लेफ्ट जो जितने भी हैं लेफ्ट स्टूडेंट्स यूनियन, वो सारे थे। लेकिन जिन जिन पे डाउट था वो पावरफुल थे, उस वक्त सत्ता में थे, उनसे पूछताछ ही नहीं, मौका ही नहीं मिला। और सीआईडी ने बाकायदा कहा अपनी रिपोर्ट में कि हमें हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट नहीं किया। लेकिन उसके बाद सीआईडी ने अपनी जांच की और अचानक एक लड़की को अरेस्ट किया, और उस लड़की को ये कहकर अरेस्ट किया कि इस हॉस्पिटल में कुछ ऐसा धंधा चल रहा था। लेकिन पुख्ता सबूत नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल में सपोर्ट नहीं किया, डॉक्टरों ने सपोर्ट नहीं किया, कोई आगे आया नहीं। और धीरे 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 आज 23 साल हो गए हैं। सौमित्र विश्वास ने खुदकुशी की थी या उसका कत्ल हुआ था, आज भी एक पहेली है। लेकिन 23 साल बाद ये केस जिंदा क्यों हुआ, उसके खोलते हुए सच अब आपको बताता हूँ। जब सीआईडी ने अपनी जांच की, उसके बाद लोगों से पूछताछ हुई। पेरेंट्स पहले ही बता चुके थे। उन्होंने कहा कि उनके बेटे ने बताया था, सौमित्र विश्वास ने, अपने घर वालों को, कि हमारे कॉलेज में, हॉस्पिटल में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, यहाँ पे कुछ गलत काम हो रहा है। और उसकी माँ ने बाकायदा जो कोलकाता हाईकोर्ट में अर्जी दी थी, उसमें लिखा था, उन्होंने कहा था कि सौमित्र की मौत में एक तो ये खुदकुशी नहीं है, कत्ल है, अस्पताल के ही डॉक्टरों का हाथ है, और इसमें उसके कुछ तथाकथित दोस्त भी हैं, और उन्होंने इसको मारा और सुसाइड का रंग दिया गया। अब क्यों, रीज़न या मोटिव कोई भी पूछेगा कि भैया क्यों मारा, तो उसमें ये था कि इस अस्पताल में एक पोर्नोग्राफी का पूरा रैकेट चलता है, और बाकायदा इस अस्पताल के कई हॉस्टल के कमरे में, यहाँ तक कि जिस सेमिनार हॉल में इस जूनियर डॉक्टर की लाश मिली है, उस सेमिनार हॉल का भी जिक्र है उस कंप्लेंट में, कि कुछ हॉस्पिटल के रूम, एक रूम नंबर तो बाकायदा रूम नंबर 15 फर्स्ट फ्लोर, इसी ललित मेमोरियल हॉस्टल का नाम भी दिया गया था, कि यहाँ पे शूट किया जाता है अश्लील फिल्मों को। और बाकायदा उस कमरे में जब पुलिस की टीम पहुंची थी सीआईडी की बाद में, उसके बाद भी हिम्मत मतलब इतना बढ़ा था कि किसी ने हटाया नहीं। रूम नंबर 15 इसी हॉस्टल के, ललित मेमोरियल हॉस्टल के, उसके कमरे में जब सीआईडी की टीम पहुंची थी, तो वहाँ एक ट्राइपॉड रखा हुआ मिला था। ट्राइपॉड आप जानते हैं, जो कैमरामैन हमारे मीडिया में शूट करते हैं, जो विनोद शिकारपुरी जैसे अभी शूट कर रहे हैं, उन्होंने ट्राइपॉड पे कैमरा रख दिया और वो पीछे कुर्सी पे बैठे हुए हैं। तो ट्राइपॉड पे आप कैमरा रखते हैं, उसका आराम से आप फ्रेम फिक्स हो जाता है, हिलता डुलता है, तस्वीरें नहीं हिलेंगी और आप कर सकते हैं। तो अब एक डॉक्टर के रूम में, एक हॉस्टल के रूम में 2000, आज चलिए बहुत सारी रील बनती है, लोग सोशल मीडिया पे हैं, तब तो ये रील पैदा भी नहीं हुआ था, और वहाँ काम था उनकी डॉक्टरी का। तो उस हॉस्टल में एक ट्राइपॉड का क्या काम था, न सिर्फ ट्राइपॉड, बल्कि उस रूम में ट्राइपॉड के साथ एक रिफ्लेक्टर भी मिला था। रिफ्लेक्टर वो होता है जो आपकी लाइट को, अगर सपोज कहीं पे डार्क है, अंधेरा है, कहीं रोशनी नहीं पहुंच रही है, तो रिफ्लेक्टर के ज़रिए आप वहाँ पे लाइट दे देते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो होती हैं, ये शूटिंग में इस्तेमाल होती हैं, चाहे फिल्मों में या हमारे न्यूज़ चैनल में जब हम शूट करते हैं। कई बार सूरज सर पे होता है तो रिफ्लेक्टर दिया जाता है ताकि चेहरा ब्लैक या काला ना दिखे। तो अब ये शूटिंग का सामान, ट्राइपॉड और प्लस रिफ्लेक्टर, एक हॉस्पिटल के हॉस्टल के कमरे में, कोई मतलब? लेकिन पूछे कौन? स्टूडेंट यूनियन, जो डॉक्टरों की यूनियन थी, बहुत पावरफुल थी। अब उसके बाद जो तफ्तीश हुई, तमाम दोस्तों के जो बयान हैं, और उस वक्त तमाम लड़कों ने, जो दूसरी तरफ कुछ ने हिम्मत की और एक कहानी सुनाई, और वही कहानी अब आपको सुनाता हूँ। जो बहुत सारे लोगों के उस वक्त बयान थे वो ये थे कि कोलकाता के इस आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक तरह से अश्लील कहें या ब्लू फिल्म कहें या पोर्नोग्राफी कहें, उसको बनाने और उसको बेचने का धंधा होता है। और उसमें एक बड़े पॉलिटिशियन का भी नाम आया था, लेकिन वो कौन सा नाम है आज भी एक राज है।
तो भैया कैसे और क्यों? तो एक तो आपको पता है हॉस्टल है, जगह मिल गई। फिर ये था कि सेमिनार हॉल है, उसमें भी अच्छी खासी जगह थी। लेकिन कैसे? तो तरीका ये था जो मैंने शुरुआत की थी आपसे, कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल से 15 मिनट की दूरी पर कोलकाता का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया सोनागाछी। तो ये लोग वीकेंड में अक्सर सैटरडे और संडे जब काम कम होता है, ओपीडी होती नहीं है, तो पहला तो ये होता था कि सोनागाछी से सेक्स वर्कर को बुलाते थे। सेक्स वर्कर को बुलाने के बाद उसकी पूरी शूट करते थे और फिर किसी नामचीन मॉडल या किसी ऐसी BC कैटेगरी जो हिंदी फिल्मों में काम करती हैं, उनकी तस्वीरें को इम्पोज कर देते थे उस सेक्स वर्कर के ऊपर, और बाकी पूरी बॉडी दिखा रहे हैं, ऐसा लगता है कि उसी मॉडल की बॉडी है। और फिर वो एक धंधा था, चलता था। कई बार हुआ क्या इन वक्त पे कोई चीज़ें थी, कहीं कोई फेस्टिवल था, कुछ और था, सेक्स वर्कर अवेलेबल नहीं है और अचानक इनको शूटिंग करनी है। तो ये तक कहा गया, आप सुनकर बेचैन हैरान पता नहीं क्या होंगे, कि आरजीकर हॉस्पिटल का चूँकि अपनी मॉर्चरी है, अपना मुर्दा घर है, और तमाम ये जूनियर डॉक्टर हैं, इनको ट्रेनिंग मिलती है, इनको पोस्टमार्टम, बॉडी के ऑर्गन, सारी चीज़ों की हर हॉस्पिटल में ट्रेनिंग दी जाती है। तो कहते हैं कि कोई ताज़ी लाश अगर आए मुर्दा घर में, बिल्कुल जिसकी कुछ वक्त पहले मौत हुई है, तो उसकी न्यूड बॉडी को शूट कर लेते थे और उसके चेहरे पर किसी मॉडल, किसी और की तस्वीरों को सुपर इम्पोज कर देते थे। और यहाँ तक कि कई बार उन्हीं में से कुछ जूनियर डॉक्टर जो फीमेल थी, उनकी तस्वीरों को भी उस पर सुपर इम्पोज कर देते थे। मतलब बॉडी किसी और की, चेहरा किसी और का। अब अगर ये बात सच है कि सेक्स वर्कर के साथ साथ मुर्दा घर में ताज़ा है मुर्दों के जिस्म को शूट करके और उसके ऊपर किसी दूसरे का चेहरा लगाकर और वो फिल्में बनाई जा रही हैं और ऐसे लोगों को परोसी जा रही हैं, मतलब सोच से परे की चीज़ है। तो ये सारा धंधा चलता था सैटरडे और संडे। धीरे धीरे बहुत सारे लोगों को, जो जूनियर आते थे उनको भी पता था, लेकिन वो जो पूरा सिंडिकेट था वो इतना पावरफुल कि भैया तुझे यहीं पढ़ना है, तुझे एग्ज़ाम में पास भी होना है, तुझे ट्रेनिंग भी लेनी है, तुझे PM भी करना है, सब कुछ। तो मतलब एक डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले का मतलब होता है 8-10 साल तो पढ़ते ही पढ़ते रहना है। अब ऐसे में अगर वो कोई पंगा लेता है और कोई मना कर देता है तो उसका तो करियर ही ख़राब है, फेल कर देगा और लंबा पढ़ते रहो। तो वो सब डर से चुप होते थे। फिर ये सारे नए नए बच्चे आते थे, मतलब उस वक्त जूनियर ही कहेंगे, और सीनियर का दबदबा तो कुछ सब खामोश, फिर कहते थे कि यार इनसे हमारा क्या लेना देना। सौमित्र विश्वास भी जब इस हॉस्पिटल में आया तो उसे ये सारी चीज़ें पता चली, लेकिन वो खामोश रहा बाकी लोगों की तरह। उसने कहा ठीक है यार, क्या पंगा लेना। लेकिन मामला तब बिगड़ा जब सबसे पहले उसके एक दोस्त, जो उसका अपना दोस्त था मेल, एक ऐसी फिल्म में उसके चेहरे को इम्पोज कर दिया गया, चूँकि मेल फीमेल दोनों फिल्में में थी। जब उसने देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने जाकर, उसे पता था कौन लोग ये कर रहे हैं, उनसे उसने झगड़ा किया और धमकी दी कि ये ठीक नहीं है और मैं सारी पोल खोल दूंगा। लेकिन बात बनी नहीं। उसके कुछ दिन के बाद एक सौमित्र विश्वास की अपनी गर्लफ्रेंड थी, अपनी दोस्त, महिला मित्र, एक ऐसी फिल्म में उसके चेहरे को, एक बर्थडे पार्टी में, ये लोग बर्थडे कर रहे थे पार्टी, और उसमें वो थी, उसकी वो एक तस्वीर थी, उसी तस्वीर को उठाकर उस दूसरे की बॉडी पे चेहरा लगा दिया। जब उसकी महिला मित्र ने ये बताया तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसके बाद उसने जाकर सबको धमकी दी कि अब तुम लोगों की पोल खोलने जा रहा हूँ। और इत्तेफाक से ये बात अगस्त 2001 का मामला था, और 25 अगस्त 2001 को सौमित्र विश्वास की लाश उसके हॉस्टल के रूम में पंखे से झूलती मिली, नायलॉन की रस्सी से, और रस्सी का सिरा इतना छोटा कि एक आदमी वो फंदा अपने गले में और फिर पंखे में लगा ही नहीं सकता था। लेकिन कोलकाता पुलिस ने कहा कोई फॉल प्ले नहीं है। वो तो हाई कोर्ट की, उस पर CID ने जांच की, लेकिन आज भी सौमित्र विश्वास की मौत खुदकुशी थी या फिर हत्या नहीं मालूम। 23 साल बाद 2024 अगस्त का महीना, और फिर एक जूनियर डॉक्टर की लाश सेमिनार हॉल से बरामद होती है, और उसके बाद अब यही सारी बातें हो रही हैं। क्या सचमुच इस अस्पताल के अंदर ऐसा कोई सेक्स रैकेट के, पोर्नोग्राफी का रैकेट चल रहा है? इस पर कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है।
लेकिन दबी ज़ुबान में बहुत सारे डॉक्टर ये कहते हैं। और इसी के साथ नाम आता है इस अस्पताल के उन प्रिंसिपल साहब का जिनकी कहानी हैरान करने वाली है। संदीप घोष, यही इस आरजे कर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल थे और ये प्रोफेसर संदीप घोष है। ममता बनर्जी की पार्टी और ममता बनर्जी की सरकार में तमाम बड़े अफसरों के साथ इनके बड़े अच्छे रिश्ते हैं। वो रिश्ते हैं कि इनके ऊपर कितने बार इल्ज़ाम लगे। इसी अस्पताल आरजी कर में इनके ऊपर इल्ज़ाम एक से एक लगा कि ये वसूली करते हैं, पास करने के लिए पैसे लेते हैं, जो अस्पताल की पार्किंग है वहाँ स्कूटर वाले से तक के पार्किंग के पैसे लेते हैं, वो सब इनके जेब में जाता है। जो अस्पताल का वेस्ट मटेरियल है उसके ठेके में इनके ऊपर धांधली के इल्ज़ाम लगे। और कमाल ये थी कि जब इनको यहाँ पे प्रिंसिपल बनाया जा रहा था तब इनका नंबर 16वें नंबर पर था। आरजी कर हॉस्पिटल एक नामी हॉस्पिटल है, तो यहाँ के इस प्रिंसिपल को रखेंगे, तैनाती होनी थी। नंबर 16 पे था, मतलब 1 से 16 में चुनना था, 16वें नंबर पे थे। एक रात में एक फैसला आता और ये पलट जाता और ये पहले नंबर पर आरजी कर मेडिकल के ये प्रिंसिपल बन जाते हैं। और कमाल देखिए, जब ये महिला डॉक्टर के साथ अभी हुआ हफ्ता भर पहले, जब प्रेशर पड़ा तो इन्हीं ममता बनर्जी ने इनको फिर हटाया तो फिर हटाना चाहिए, लेकिन हटाने के फ़ौरन बाद इन्हें एक दूसरे अस्पताल का प्रिंसिपल बना दिया कि जाओ अब वहाँ जाओ। और यही बात कोलकाता हाईकोर्ट को नागवार गुजरी। कोलकाता हाईकोर्ट के जज ने कहा कि एक अस्पताल के अंदर ऐसी चीज़ें हुई, आपने एक तो देर से हटाया प्रिंसिपल को, और हटाया तो हटाया, उसे फ़ौरन दूसरी जगह पोस्टिंग भी दे दी। अरे कम से कम इन्वेस्टिगेशन पूरा होने का, सही झूठ क्या है उसका इंतज़ार तो कर लेती हैं आप, लेकिन ये क्या जल्दी थी। और अभी रडार पर हैं ये प्रिंसिपल साहब। इनको सीबीआई ने 1-2 बार बुलाया, इन्होंने कहा मुझे अपनी जान का खतरा है, हंगामा प्रदर्शन चल रहा है। फिर सीबीआई ने अपनी निगरानी में गाड़ी में इनको बुलाकर लंबी पूछताछ की है कल, और अब इनसे पूछताछ की जा रही है। और जाहिर सी बात है, वो 21-23 साल से जो चला आ रहा, अगर वो सच है तो फिर ये भी चलेगा। तो एक कैरेक्टर तो ये है जिनकी वजह से ये सब कुछ चल रहा है इन्हीं हॉस्पिटल, और दूसरे कैरेक्टर हैं विनीत गोयल। विनीत गोयल इस वक्त कलकत्ता के कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं। जब ये आईजी सीआईडी हुआ करते थे तब भी ऐसे कुछ केस आए थे और कहते हैं कि उसको पूरा हशप कर दिया था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो वीडियो आपको दिखा नहीं सकता, कोलकाता हाईकोर्ट का सोशल मीडिया पर देखिएगा। जब ये मामला सीबीआई को सौंपने की मांग की गई और सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि नहीं, हमने 7 दिन की मोहलत दे दी, 7 दिन में केस सॉल्व कर देंगे, तब जो सरकारी वकील थे उन्होंने, मतलब दूसरी पार्टी के, उन्होंने कहा था कि ना, इन कमिश्नर साहब के रहते हुए तो ये केस का वही अंजाम होगा कि जो पहले भी हो चुका है, और उन्होंने कुछ केस का हवाला भी दिया। तो ये विनीत गोयल उनमें से एक हैं जो केस को गुमराह करने और केस को बर्बाद करने में माहिर माने जाते हैं। हालांकि आईआईटी खड़गपुर के अच्छे खासे पढ़े हुए हैं, लेकिन और सरकार के ख़ास हैं, लेकिन इनका भी इतिहास उन्हीं प्रिंसिपल साहब की तरह है। और यही वजह है कि जब ये 2 बड़े लोग होंगे तो फिर जांच सही होगी, कौन यकीन करेगा। और इसीलिए कोलकाता पुलिस की जगह पर कोलकाता हाईकोर्ट ने फिर सीबीआई को मामले की जांच दे दी। हालांकि सीबीआई से मेरी दूसरी शिकायत है, वो ये है कि कहीं जो पिछला इतिहास है वैसा न करें आप इस केस का हश्र, जो सच्चाई है वो सामने लाएं। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके से पूरा मामला अब जा रहा है, हो सकता है कि अगर इसमें कुछ चौंकाने वाले राज और सच्चाई सामने आए तो उसके लिए तैयार रहिएगा। बहुत मुमकिन है कि ये सिर्फ एक आम मर्डर या एक आम रेप तक ही ना सीमित हो, इससे आगे भी कुछ हो सकता है कुछ बड़े चेहरे बेनकाब हो सकता है इन्हीं डॉक्टरों में से कुछ चेहरे आपको सामने देखने को मिले। ये सब कुछ चूँकि अभी जांच चल रही है, पुख्ता तौर पर मैं बता नहीं सकता, क्योंकि जितनी मेरी बात हुई उतना ही आपको क्लियर कर सकता हूँ। लेकिन जो मुझे मेरे सोर्स ने कहा है कि इसमें कुछ कहानियाँ निकल कर आ सकती हैं, तो जैसे ही वो कहानी निकल कर आएगी पुख्ता, क्योंकि एक क्राइम रिपोर्टर का ये फ़र्ज़ भी बनता है कि आधी अधूरी जानकारी के साथ आपको पूरी कहानी ना सुनाऊं, तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अपने सोर्स का, जिन्होंने कहा है कि इसमें कुछ चौंकाने वाली चीज़, यही लाइन है कि इसमें कुछ चौंकाने वाली चीज़ आ सकती है। अब वो क्या है वो भी अपनी ड्यूटी से बंधे हुए बताया नहीं, मैंने भी फोर्स नहीं किया।
लेकिन मुझे लगता है कि इस मर्डर को साइड भी रखूं, इसकी इन्वेस्टिगेशन को, तो इस हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो सच बाहर आना चाहिए। और ये तभी आएगा जब सारे ये पॉलिटिकल और राजनीति और ये स्टूडेंट्स डॉक्टर यूनियन ये सब एक तरफ हों और सिर्फ सच्चाई एक तरफ हो, और उस सच्चाई को सच्चाई के साथ सामने लाया जाए, तभी ये मामला सामने आएगा। तो ये थी आज की कहानी, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज डॉक्टर सृष्टि बिलैया, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे डॉक्टर सृष्टि दी। इत्तेफाक से डॉक्टरों की कहानी चल रही थी। और डॉक्टर विनय कुमार गौतम जी ने ये भेजा है। इसके अलावा सौरभ मिश्रा, इनका भी आज जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे सौरभ साहब। और सौरभ भाई, अगर आप मेरा मैसेज पढ़ रहे होंगे तो पक्का आपसे एक बार मुलाकात करना चाहूँगा। और अगर आप कभी नोएडा की तरफ आएँ और छुट्टी पे हों, क्योंकि मुझे मालूम है, तो आप ज़रूर बताइएगा, या कभी और कहीं दिल्ली के आसपास हों तो भी बताइएगा। और बाकी लोग पूछेंगे कि क्यों मिलना चाहता हूँ सौरभ मिश्रा जी से, तो ये हमारे मतलब जेम्स बॉन्ड टाइप होंगे। एनएसजी में कमांडो है और मानेसर में है। मेरे कई एनएसजी कमांडो पुराने दोस्त हैं, और अब एक नया नाम आया है सौरभ मिश्रा जी, तो पक्का मुलाकात होगी। और हैप्पी बर्थडे, आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें, यही मेरी दुआ है पूरी क्राइम तक फैमिली मेम्बर की तरफ से। और जो आप करते हैं सैल्यूट है उसको। राजीव पांडे, इनका भी आज जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे राजीव साहब। और ये राघवेंद्र तिवारी ने भेजा है। इसके अलावा विजय ठक्कर, इनका कल है, कल संडे है, कहानी होती नहीं, तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे विजय ठक्कर। ये भेजा है छोटा शकील, मतलब हमारे ऑफिस के शकील ने। तृप्ति प्रिया समल, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे तृप्ति। और ये रानी समल एंड तुषार रंजन समल की बिटिया हैं, तो बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। सुरेखा बहन, थैंक यू सो मच। आज मैं ऑफिस आया तो एक एनवेलप पड़ा हुआ था सीट पर, और उस पर देखा अंदर एक राखी थी। बेंगलुरु से हैं ये, सुरेखा एपी, थैंक यू सो मच। ये देखकर इमोशनल हो गया था मैं। और पक्का मंडे राखी है तो मैं ज़रूर आपकी ये राखी पहनूंगा भी, और ऊपर वाले से दुआ करूंगा बहन हमेशा अच्छी रहो। इसके अलावा एक अनु है हमारी बहन गुजरात में, तो उनका मैसेज आया था, शायद कोरियर हो चुका है। राखी मुझे लगता है आज अगर आई होगी तो घर में तो कोई है नहीं, तो शायद पड़ोसी ले लें, वरना कल मिल जाएगी। तो ज़रूर बताऊंगा अनु, तुम भी खुश रहो, अच्छे रहो दोनों। अब तक बहुत से लोग कुकू एफएम पर अपने पसंदीदा ऑडियो शो सुन चुके हैं और बहुत सारी नॉलेज गेन भी की। लेकिन अगर आपने अब तक कुकू एफएम के ऑडियो शोज़ नहीं सुना तो आपके लिए एक शानदार खबर है। आज मैं आपके लिए ख़ास ऑफ़र लेकर आया हूँ, 30 डेज़ फ्री ट्रायल। ये ऑफ़र आपके लिए एकदम मुफ्त। आपको बस कूपन कोड का इस्तेमाल करना है, और ये कूपन कोड है CMTK30। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात हो कि कल रात आज तक पर 11 बजे क्राइम कहानी विद शम्स में, और वैसे क्राइम कहानियाँ में मंडे रात 9 बजे नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।